मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र स्थित पवित्र तीर्थस्थल शुक्रताल में आयोजित गंगा दशहरा मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मेले को सकुशल, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महादिक अक्षय संजय ने पुलिस बल के साथ मेला स्थल का भौतिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्य स्नान घाटों, पार्किंग स्थल, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था, खोया पाया केंद्र, सीसीटीवी कैमरों, मेडिकल सहायता केंद्र और फायर सेफ्टी इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि वे पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करें और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने महिला पुलिसकर्मियों को भी विशेष रूप से महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, गहरे पानी में जाने से बचें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। प्रशासन का प्रयास है कि गंगा दशहरा मेला पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। आज सर्व संबंधित को अवगत कराया जाता है कि हमारे पवित्र शुक्रताल पर आज गंगा दशहरा जो जेठ का होता है वो आज आयोजित हो रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी संभव व्यवस्था है वो निश्चित तौर से की जा रही है। इसमें 6 पार्किंग बनाई गई है, 3 सेक्टर में बांटा गया है। लगभग 500 फोर्स और 4 डीएसपी, 17 इंस्पेक्टर और करीब 60 सब इंस्पेक्टर, 200 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, 200 रंगरूट तथा पीएसी और फ्लड पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बाकी इसमें कंट्रोल रूम बनाया गया है, खोया पाया केंद्र बनाया गया है, कैमरे लगाए गए हैं तथा जो हमारा एयर चेक होता है वो कराया गया है। पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बस आपसे अनुरोध है, अपील की जाती है कि जो भी निर्देश हैं उसका पालन करें, गहराई की तरफ ना जाएं, जो पुल है उस तरफ थोड़ा गहरा पानी है उस तरफ ना जाएं और निश्चित तौर से प्रशासन का जो निर्देश है, जो बोर्ड लगाए गए हैं, जो निर्देश लगाए गए हैं उनका पालन करें तथा जो भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है उसमें सहयोग प्रदान करें ताकि पूरे त्यौहार को, पूरे पवित्र स्नान को सकुशल संपन्न कराया जा सके और सभी लोग अपने अपने गंतव्य को जा सकें। मुजफ्फरनगर से एक अहम राजनीतिक और सामाजिक पहल सामने आई है, जहां महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को एक विस्तृत ज्ञापन भेजकर गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। इस ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रही है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना देश की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने जैसा होगा। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारतीय संविधान भी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष जोर देता है। इसमें राज्य को कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने तथा गौवंश के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना इसी संवैधानिक भावना को मजबूती प्रदान करेगा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल से गाय भारतीय सभ्यता, करुणा, अहिंसा और सनातन संस्कृति की प्रतीक रही है। केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी गौवंश का महत्व अत्यंत बड़ा है। जैविक खेती, प्राकृतिक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में गाय की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि करोड़ों देशवासियों की भावनाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों और देश की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए और गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इस ज्ञापन के सामने आने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है। मेरा नाम अब्दुल्ला आरिफ है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे राष्ट्रपति महोदय के नाम, और हमारा मुद्दा था गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिसमें हम ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के उपरांत देश के अंदर एक माहौल बने और 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं से मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिनकी भावनाओं को सम्मान सरकार को करना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। देखिए, हम इसलिए चाहते हैं कि देश के अंदर गाय को लेकर के राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति करती है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। आज अगर गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा तो इससे पूरा देश एकजुट हो जाएगा। एकजुट होकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग इसे चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं कि ये मुद्दा आए और सरकार इसे तत्काल प्रभाव से लागू करे और गाय को दर्जा दिया जाए। गाय को दर्जा मिलने का मतलब ये है कि शरीयत के हिसाब से भी मुसलमानों के लिए भी गाय वही पूजनीय है
उसी तरीके से मुसलमान उसका सम्मान करता है जिस तरीके से हिंदू करता है। लेकिन कुछ घटनाएं मॉब लिंचिंग की होती हैं। अगर गाय को दर्जा मिलेगा, गाय को राष्ट्र का दर्जा मिलेगा, तो ये मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बंद होंगी और देश के अंदर चैन अमन सौहार्द कायम होगा। हाँ, उसके लिए आज हमने मेमोरेंडम दिया है। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर चल रहे फुटपाथ निर्माण कार्य को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। निर्माण कार्य में कथित तौर पर मलबे से भराव किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में तय मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे फुटपाथ की गुणवत्ता और मजबूती पर असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले को समाज सेवी जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाया है। उन्होंने एक वीडियो साझा किया है जिसमें कथित तौर पर ट्रॉली से मलबा डालकर भराव किया जाता दिखाई दे रहा है। जितेंद्र सिंह का कहना है कि निर्माण कार्य में मलबे का उपयोग तकनीकी रूप से उचित नहीं है और भराव के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मलबे के इस्तेमाल से आसपास लगे पेड़ों की ग्रोथ प्रभावित होगी और भविष्य में नए पेड़ पौधे लगाने में भी दिक्कतें आएंगी। साथ ही बरसात और जलभराव की स्थिति में फुटपाथ की मजबूती कमजोर पड़ सकती है, जिससे निर्माण जल्द खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि जब विभागीय मानकों में इसकी अनुमति नहीं है, तो आखिर निर्माण में मलबे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर जांच और विभागीय जवाब का इंतजार है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। ये मुजफ्फरनगर का जो सर्कुलर रोड है, यहाँ पर पहले नाला बना, नाले के बाद में पटरी बन रही है। पटरी जो बन रही है वहाँ बड़े कीमती पेड़ लगे हैं कुछ, लेकिन जहाँ मिट्टी पड़नी थी, मिट्टी भराव होकर के सड़क से ऊपर एक पटरी बननी थी लोगों को घूमने के लिए, उसमें मिट्टी का भराव होना था जिससे कि पेड़ डैमेज ना हो, पेड़ खराब ना हो। और यदि हमें दूसरे पेड़ भी लगाने पड़ गए तो आसानी से लग जाए मिट्टी में। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि जो शहर की सड़कें हैं, सीसी रोड, उनको तोड़ करके बनाते हैं दूसरी सड़कें। उसका जो मलबा है सीमेंट का, वो मलबा रोड़ा उस भराव में डाला जा रहा है जहाँ मिट्टी पड़नी है। तो वो भराव में डाला जा रहा है, ऊपर मिट्टी थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देंगे। लेकिन यदि हमें वहाँ नया पेड़ लगाना पड़ गया, या जो पुराने पेड़ हैं वो ग्रोथ नहीं होगी, पुराने पेड़ बढ़ नहीं पाएंगे और नया पेड़ लग नहीं पाएगा, तो पटरी का फायदा क्या होगा। पेड़ जरूरी है वहाँ पर, इसलिए मैंने शिकायत भी करनी है। अभी तो मैंने शिकायत नहीं की, तो केवल मैंने आप लोगों को बुलाया, भाई ये मसला है, अभी तो बात मीडिया में है, तो हम शिकायत भी करेंगे डीएम साहब को। क्या नहीं, मलबा अलाउड होने का मतलब ही नहीं, मलबा कहीं अलाउड नहीं हो सकता। ऐसे मलबा पेड़ों को डैमेज करता है, नए पेड़ नहीं लगने देता, ये मलबा यहाँ सड़क के किनारे नहीं पड़ सकता। इस तरह से संबंधित विभाग तो नगर पालिका है, लेकिन नगर पालिका का हाल बुरा है मुजफ्फरनगर में। तमाम भ्रष्टाचार कितना ही कह लो, ऐसा बेशरम विभाग हमने भी कहीं नहीं देखा। मैं शिकायत करूंगा, शुरू में डीएम साहब के यहाँ शिकायत करूंगा, नगर पालिका में करूंगा, नई बात बनी तो कमिश्नर साहब के यहाँ करूंगा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे करूंगा। जहाँ तक जाना पड़े हटवाना है मलबा यहाँ से। ये मलबा यहाँ नहीं पड़ने देंगे भाई, मलबा पड़ गया तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ ज्यादा जरूरी है, तो इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। जब तक ये मलबा नहीं हटेगा तब तक हम शिकायत करते रहेंगे, लगे ही रहेंगे। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने इस बढ़ती महंगाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से आम जीवन पर असर पड़ रहा है और हर वर्ग इससे परेशान है। लोगों ने बताया कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर परिवहन तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है। कई लोगों ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि वे इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके हाथ में नहीं है। ग्रेटर नोएडा के निवासियों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है और महंगाई की चिंता को और गहरा कर दिया है। सभी दुखी हैं इससे, तो सभी दुखी हैं यार। जहाँ पहले 1 लीटर में काम हो जाता था, अब और एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं। कैसे दिक्कत हो रही है कि बार बार पेट्रोल पे बढ़ता जा रहा है। अब 100 रुपए का डलवा के चला रहे हैं हम। ऐसे आगे और भी बढ़ता जाएगा पेट्रोल पे, अब क्या करेंगे। जीना है तो करना तो पड़ेगा ही।
नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम जनता और परिवहन क्षेत्र पर असर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार को जल्द इस पर नियंत्रण करना चाहिए। यार फर्क तो पड़ रहा है, जैसे यार जो टैक्सी ड्राइवर हैं ये सब अभी न्यूज़ नहीं देख रहे, तुम धरना दे दिया वहाँ पर ऑटो वालों ने, रेट तो बढ़ गया और फिर बंदों को पैसे उतने देने पड़ रहे हैं, ऑटो वालों को पैसे उतने ही मिल रहे हैं किराए के, तो वो कह रहे हैं किराया बढ़ाओ क्योंकि पेट्रोल कितना बढ़ता जा रहा है। तो भाई कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, अभी तो बढ़ेगा और बढ़ेगा। मैंने तो खुद अभी देखा है, ये 102 हो गया, अब बढ़ तो रही है, अब क्या करें, या तो कमाओ ज़्यादा क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ करने से रही। बहुत असर पड़ रहा है, जो असर तो पड़ेगा ही, अब जितना बढ़ाते थे इससे ज़्यादा ही जा रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि और बढ़ेगा क्योंकि अभी तक बढ़ता ही आ रहा है, क्योंकि लग रहा है कि बढ़ता ही रहेगा। तो कंट्रोल होना जरूरी है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो दिक्कत ही रहेंगी आगे। सैलरी कंट्रोल होना चाहिए, कुछ हम पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ सरकार को ही कंट्रोल करना पड़ेगा कि कम करे इसको भी। कानपुर और गाजीपुर से गंगा दशहरा के पावन पर्व की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सनातन धर्म में मां गंगा को मोक्षदायिनी और पवित्र नदी माना जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। गाजीपुर के गंगा घाटों पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और अन्य श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे और विधि विधान से स्नान कर मां गंगा की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद दान पुण्य कर परिवार की सुख समृद्धि और समाज की खुशहाली की कामना की। घाटों पर हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने गंगा घाटों पर व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ निगरानी लगातार की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। हालांकि इस वर्ष गंगा दशहरा की सही तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि की शुरुआत 25 मई की सुबह 4:30 से होकर 26 मई की सुबह 5:10 तक रहेगी। उदय तिथि और पूरे दिन के शुभ योग को देखते हुए अधिकांश श्रद्धालु 25 मई को ही गंगा दशहरा मना रहे हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार यह पर्व 26 मई को भी मनाया जाएगा। तारीख को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। कारण है कि आज इतने काफी मात्रा में लोग टीवी पर देख ले रहे, मगर वास्तविक में माँ गंगा का जन्म उत्सव कल मनाया जाएगा और कल हर मंदिर में कल पूजा होगा और कल माँ का उत्सव मनाया जाएगा, कल हवन पूजा होगा। इसमें जो गंगा दशहरा का जो पर्व है क्या मतलब है इसके बारे में? राजा भागीरथ जो थे अपने 60,000 पितरों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाए थे और गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा अवतरित हुई है धरती पर, इसीलिए उत्सव मनाया जाता है। माँ गंगा में स्नान लोग करते हैं और माँ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गंगा दशहरा के पावन पर्व की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्मा मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर पहुंचने लगे और गंगा मैया के जयकारों के बीच श्रद्धापूर्वक आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दान पुण्य कर परिवार की सुख समृद्धि, देश की खुशहाली और विश्व कल्याण की कामना की। पूरे संगम क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पौराणिक मानता यह है कि महाराज सगर, महाराज दिलीप, महाराज भागीरथी गंगा को लाते लाते बिचार के पुरखे 60,000 मर गए। ये हमारी पौराणिक कथा है। तो गंगा जी उनके पुरखों को तारने के लिए भगीरथ के अथक प्रयास से स्वर्गलोक छोड़ करके आज ही दिन मृतलोक में आई, जिसको भगवान शंकर ने सिर पर उनको रोका और वह धारा बही और कलकत्ता जाकर जहाँ ये
महाराज कपिल का आश्रम था, वहाँ उनके पुरखे पड़े थे, उनको सब उतारा। ये तो उनकी कहानी है, लेकिन गंगा जी का अवतरण आज हुआ है। हमारा सबका कर्तव्य है कि उनके पूजा अर्चना वंदना करें। हमारे भी 10 प्रकार के भयंकर पाप हैं वो कट जाते हैं। जो लोग व्यक्ति गंगा जी में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आज के दिन विशेष लाभ होता है। इसके साथ साथ गंगा जी हमारे पुरखों के लिए आई हैं, तो हमारे पुरखों तर्पण प्रदान करते हैं, हमारे पुरखे भी तर जाते हैं। हम तो तरे है गंगा दर्शन करना, पूजा, ये सब गंगा विशेष लाभ महत्व है। और जो दशहरा आज भी है और कल भी है। आज गंगा दशहरा का पर्व है जो बहुत ही मान्यता है, और प्रयागराज में रह के गंगा जी स्नान न करने संगम में तो ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है। तो आज अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए मैं यहाँ पे स्नान दान पूजा अर्चना करने आई। गंगा दशहरा के शुभ पावन अवसर पे हम लोग पति पत्नी आए और स्नान हुआ, और प्रयागराज की धरती पर बहुत अच्छा लगा। क्या कामना की मां गंगा से? परिवार के लिए अपने सुख शांति रहे, हमेशा विश्व का कल्याण हो, सभी में सद्भावना बनी रहे। मध्य प्रदेश के रतिया से एनईईटी यूजी पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा है कि एनईईटी यूजी पेपर लीक के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर माना कि इस घटना से छात्रों के साथ गलत हुआ है और लाखों मेहनती छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं। रामदास आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी इस लीक में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। उनके इस बयान के बाद छात्रों और अभिभावकों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो ब्लैकमेल करने वाले लोग मिले हैं, और महाराष्ट्र या किधर भी हो, लेकिन नीट एग्जाम में मतलब जो भी पेपर फूटी हुई है ये बात अच्छी नहीं है और इन लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और स्टूडेंट को बहुत बड़ी तकलीफ भी हुई है, मतलब पेपर फूटी से उनको दोबारा मतलब एग्जाम देने का वक्त उनके ऊपर आया है। उसमें 3 स्टूडेंट ने आत्महत्या भी की है। इसकी जांच धर्मेंद्र प्रधान जी जो एचआरडी मिनिस्टर है वो कर रहे हैं। और जिन लोगों ने मतलब पेपर फूटी में जिनका संबंध है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार बहुत बड़े एक्टिव है और महाराष्ट्र में जो भी मतलब लोग मिले हैं उनको भी मतलब कड़ी सजा मिलने के लिए हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी बहुत बड़ी एक्टिव है। देश भर में एनईईटी पेपर लीक को लेकर छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर अब सड़कों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रविवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एनईईटी परीक्षा में कथित पेपर लीक को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया गया। इस दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि एनईईटी जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा में बार बार सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाल दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेहनत से तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य इस तरह की घटनाओं से प्रभावित हो रहा है और यह शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था लागू की जाए। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर एनईईटी परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है। आईपीएल 2026 के रोमांचक सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम ने 14 मुकाबलों में 9 जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिससे आरसीबी इस बार ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बन गई है। अब क्वालिफायर 1 में आरसीबी का सामना गुजरात टाइटंस से होने वाला है,
जो एक हाई वोल्टेज मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इस अहम मैच से पहले आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ओपनर जैकब बेथेल चोटिल हो गए हैं और वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनके बाहर होने से टीम की बैटिंग लाइनअप पर असर पड़ सकता है, खासकर शुरुआती ओवरों में। टीम मैनेजमेंट अब नए विकल्पों पर विचार कर रहा है ताकि प्लेऑफ जैसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में कोई कमी न रह जाए। आरसीबी के फैंस के बीच इस खबर के बाद चिंता का माहौल जरूर है, लेकिन टीम का आत्मविश्वास अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब देखना होगा कि क्या आरसीबी इस झटके के बावजूद क्वालिफायर 1 में जीत हासिल कर फाइनल की ओर कदम बढ़ा पाती है या नहीं।